क्या नोएडा के लाखों होम बायर्स का 10 से 15 साल पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है? क्या जिन लोगों ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगाकर फ्लैट खरीदा था लेकिन आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, उन्हें आखिरकार उनका लीगल राइट मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों करोड़ रुपए के ड्यूज में डूबे हुए बिल्डर्स को बचाने के लिए एक बार फिर से सरकार और अथॉरिटीज कोई नई रिलीफ स्कीम लेकर आ रहे हैं? अगर आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में फ्लैट खरीद चुके हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि पिछले कई सालों से लाखों परिवार एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां उन्होंने बिल्डर को पूरा पैसा तो दे दिया, घर का पोजेशन भी मिल गया, कई सालों से अपने फ्लैट में रह भी रहे हैं, लेकिन पेपर्स में वो आज भी अपने घर के मालिक नहीं हैं। वजह है बिल्डर्स पर अथॉरिटी का भारी बकाया। खबर यह है कि अब नोएडा अथॉरिटी एक नई वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस स्कीम पर विचार कर रही, जो अगर इंप्लीमेंट होती है तो करीब 2 से सवा 2 लाख फ्लैट बायर्स की किस्मत बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रॉब्लम पैदा कैसे हुई। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जब बड़े बड़े बिल्डर्स को जमीन अलॉट की गई थी, तब उन्हें जमीन की प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में अथॉरिटी को चुकानी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ कई बिल्डर्स फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए, कुछ प्रोजेक्ट्स की सेल्स स्लो पड़ गई, कुछ कंपनीज लीगल डिस्प्यूट्स में उलझ गई और कई डेवलपर्स ने अथॉरिटीज का पेमेंट टाइम पर नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि लैंड प्रीमियम, लीज रेंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर बकाया रकम लगातार बढ़ती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज स्थिति ये है कि 57 बड़े डिफॉल्टर प्रोजेक्ट्स पर लगभग 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ये फिगर इतना बड़ा है कि कई स्टेट्स के पूरे साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के बराबर बैठता है। वहीं दूसरी तरफ नुकसान होम बायर्स का हुआ। उन्होंने अपना पैसा समय पर दिया, लेकिन बिल्डर और अथॉरिटीज के बीच फंस कर रह गए, यानी उनकी फाइल बीच में ही अटक गई और रजिस्ट्री तक नहीं हुई। आज सिचुएशन ये है कि हजारों फैमिलीज अपने ही घर में किराएदार जैसी कंडीशन में है, क्योंकि लीगली ओनरशिप का फाइनल डॉक्यूमेंट उनके पास है ही नहीं। कई बायर्स ने बैंक से लोन लेकर घर खरीदा, ईएमआई भी चुकाई, मेंटेनेंस भी दिया, लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। यही वजह है कि ये मुद्दा पिछले कई सालों से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। दोस्तों, अब इस नई ओटीएस स्कीम को इसी समस्या का एक सोल्यूशन माना जा रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप की एक रिपोर्ट की माने तो नोएडा अथॉरिटी इस स्कीम के जरिए डिफॉल्टर बिल्डर्स को लमसम पेमेंट कराने का चांस दे रही है, जहां इंटरेस्ट और पेनल्टी में कुछ रिलीफ दिया जा सके ताकि वो मूल बकाया का बड़ा हिस्सा जमा कर सकें। वहीं डिफरेंट रियल एस्टेट पोर्टल्स और एजेंसी रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्टक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के सोल्यूशन के लिए सरकार लगातार ऑप्शंस तलाश रही है। पिछले कई सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी ने भी सजेशन दिया है कि होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए और ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जाएं जिससे रजिस्ट्री और पोजेशन जैसी प्रोसेस जल्दी ही पूरे किए जा सकें। वहीं रॉयटर्स, पीटीआई और कई नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट में भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बकाया और अटके हुए प्रोजेक्ट्स का ये मुद्दा कई बार उठाया गया है। अब असली सवाल ये है कि अगर ओटीएस आ गया तो फायदा किसका होगा? पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि बिल्डर को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी में छूट मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटी का आर्गुमेंट ये है कि अगर कुछ रिलीफ देकर हजारों करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकती है और लाखों बायर्स की रजिस्ट्री शुरू हो जाए, तो ये सभी पार्टीज के लिए एक बेहतर विकल्प है। सोचिए, अगर किसी बिल्डर पर 500 करोड़ रुपए का बकाया है और वो सालों से एक भी रुपए नहीं चुका पा रहा, तो अथॉरिटीज को भी पैसा नहीं मिलेगा और घर खरीदार की रजिस्ट्री तक नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ओटीएस के तहत वो एक बड़ा बकाया जमा कर दे, तो अथॉरिटी को रेवेन्यू मिलेगा और घर खरीदार को लीगल ओनरशिप। यही मॉडल अब नई स्कीम के पीछे बताया जा रहा है। नंबर्स पर नजर डालें तो करीब 2.12 लाख यूनिट्स इस पूरे डिस्प्यूट से प्रभावित मानी जा रही है। यानी अगर हर यूनिट में एवरेज 4 लोगों की फैमिली रहती तो लगभग 8 से 10 लाख लोगों की लाइफ इस पूरे फैसले से प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर, बैंक्स, इन्वेस्टर्स और होम बायर्स सभी इस पॉसिबल ओटीएस स्कीम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ एक और दिलचस्प सवाल ये भी है कि क्या हर बार डिफॉल्टर बिल्डर को रिलीफ देना सही है? क्या इससे असली पेमेंट करने वाले डेवलपर्स के साथ इनजस्टिस नहीं होगा? क्या इससे ईमानदार पेमेंट करने वाले डेवलपर्स के साथ अन्याय नहीं होगा? और क्या ये इंश्योर कर सकता है कि ओटीएस का बेनिफिट लेने के बाद बिल्डर वाकई घर खरीदारों की रजिस्ट्री करवाएगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो इस स्कीम को लेकर फिलहाल बहस का मुद्दा बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
लाखों घर खरीदारों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गई और लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार उनका सालों पुराना सपना पूरा होगा या फिर ये भी सिर्फ एक और अनाउंसमेंट बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। सवाल ये कि अगर ओटीएस स्कीम आ भी जाए तो क्या सभी फ्लैट्स की रजिस्ट्री तुरंत शुरू हो जाएगी? क्या जिन लोगों ने सालों से इंतजार किया उन्हें तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, या फिर इसके पीछे ऐसे चैलेंजेस छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओटीएस स्कीम आते ही लाखों लोगों की रजिस्ट्री अगले दिन से शुरू हो जाएगी? क्या जिन लोगों ने 8 से 10 साल पहले फ्लैट खरीदा था उन्हें अब तुरंत ओनरशिप मिल जाएगी? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो जवाब है शायद नहीं। दोस्तों, यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे खास हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट को लेकर जितनी उम्मीदें दिखाई जा रही हैं, ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बिल्डर पर अथॉरिटीज़ का पैसा बकाया है। असली समस्या ये है कि कई बिल्डर्स अब फाइनेंशियली इतने वीक हो चुके हैं कि आज भी अपना बकाया चुकाने की पोजीशन में नहीं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एरिया में जिन 57 बड़े डिफॉल्टर प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, उनमें से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां कंस्ट्रक्शन वर्क सालों से प्रभावित है। कुछ प्रोजेक्ट्स कोर्ट में अटके हुए हैं और कई कंपनीज एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। ऐसे में महज ओटीएस की अनाउंसमेंट कर देने से समस्या खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाती। मान लीजिए किसी बिल्डर पर 500 करोड़ रुपए का बकाया है और ओटीएस के तहत उसे इंटरेस्ट और पेनल्टी में रिलीफ देकर 300 या 350 करोड़ रुपए जमा करने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर उसके पास इतनी राशि भी नहीं है तो वो पेमेंट कैसे करेगा? और यही वजह है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स अब लगातार कह रहे हैं कि ओटीएस कोई मैजिक वॉन्ड नहीं, बल्कि ये केवल एक अपॉर्चुनिटी है। सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने बिल्डर्स वाकई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.12 लाख यूनिट्स इस पूरे डिस्प्यूट से प्रभावित हैं और इनमें से बड़े नंबर्स ऐसे बाहर के हैं जिन्होंने सालों पहले पूरा पेमेंट कर दिया था लेकिन आज तक रजिस्ट्री के लिए अटके हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि नोएडा अथॉरिटीज़ ने डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ लगातार एक्शन लिया, लेकिन इसके बावजूद बकाया राशि हज़ारों करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब साफ है कि समस्या सिर्फ इंटेंशन की नहीं बल्कि कैपेसिटी की भी है। पिछले कई सालों में यूपी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ कई बार रिलीफ पैकेजेस, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स और खास पॉलिसीज़ लेकर आ चुकी है, लेकिन इसका परिणाम उम्मीद से कहीं परे है। कुछ बिल्डर्स ने पेमेंट किया लेकिन कई कंपनीज फिर भी बकाया नहीं चुका सकी। यही वजह है कि हजारों घर खरीदार आज भी अटके हुए हैं। यहाँ एक और खास सच्चाई ये भी है कि जिन प्रोजेक्ट्स में लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वहाँ ओटीएस इंप्लीमेंट होने के बाद भी रजिस्ट्री तुरंत शुरू नहीं हो सकती। अगर कोई केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर एनसीएलटी में पेंडिंग है तो लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने में समय लग सकता है। कई केसेस में बैंक्स, अथॉरिटीज़, होम बायर्स और बिल्डर्स के इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं। ऐसे में सोल्यूशन पेपर पर जितना आसान दिखता है, प्रैक्टिकली उतना नहीं होता। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओटीएस का एक्चुअल बेनिफिट उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जहां बिल्डर के पास अभी भी सफिशिएंट इन्वेंट्री, कैश फ्लो या फिर प्रॉपर्टी मौजूद है। ऐसे डेवलपर्स अथॉरिटी के साथ सेटलमेंट करके पेमेंट कर सकते हैं और फिर बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता भी साफ हो जाता है। लेकिन जिन कंपनीज के पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं वहाँ बायर्स को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि अब कई होम बायर एसोसिएशंस भी इस स्कीम को पॉजिटिव कदम तो मान रही है लेकिन पूरी समस्या का फाइनल सोल्यूशन नहीं बता रही। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस पूरे मैटर में सबसे बड़ा प्रेशर अब सरकार और अथॉरिटीज़ पर होगा। अगर ओटीएस लाई जाती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी। लाखों घर खरीदार ये मानकर बैठ जाएंगे कि अब उनकी रजिस्ट्री जल्द होगी। ऐसे में अथॉरिटीज़ महज स्कीम अनाउंस कर खाली नहीं बैठ सकती बल्कि उसे मॉनिटर भी करना होगा कि कौन सा बिल्डर कितना पेमेंट कर रहा है और किस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री कब शुरू हो रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये स्कीम भी पिछले कई स्कीम्स की तरह सिर्फ एक अनाउंसमेंट बनकर रह सकती है। और इसीलिए अगर आप भी नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीद चुके हैं तो फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि ओटीएस को फाइनल सोल्यूशन नहीं बल्कि एक पॉसिबल रिलीफ के रूप में देखा जाए। दोस्तों, स्कीम लाखों होम बायर्स के लिए एक उम्मीद की नई किरण ज़रूर है, लेकिन एक्चुअल रिलीफ तभी मिलेगा जब डिफ़ॉल्टर बिल्डर्स पेमेंट करें, लीगल हर्डल्स दूर हों और अथॉरिटीज़ रजिस्ट्री प्रोसेस को तेज़ ट्रैक करें। फिलहाल इन 2.2 लाख परिवारों की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि प्रपोज्ड ओटीएस का फाइनल कदम क्या होगा, कितनी छूट मिलेगी,
कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके दायरे में होंगे, और सबसे खास बात, क्या इस बार सालों से अटका उनका सपना सच में पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। आने वाले महीनों में यही कुछ फैसले हैं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस तरह के तमाम और डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।